हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अध्याय 2 बिलियन सॉल्यूशन के 1 शॉट को देखेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को देखेंगे और पूरा बिलियन चैप्टर आज के इस वीडियो में समाप्त करेंगे। तो देखिए, हम चैप्टर 2 बिलियन में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक है मोलरता। मोलरता, मोलारिटी क्या होता है, इस पर एक क्वेश्चन भी हम देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारा टॉपिक है मोललता। मोलालिटी किसे कहते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। मोल अंश किसे कहते हैं, मोल फ्रिक्शन, इस पर भी एक न्यूमेरिकल देखेंगे। नॉर्मलता किसे कहते हैं तथा इस पर एक न्यूमेरिकल। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध को देखेंगे, जो कि 4 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगला हमारा टॉपिक है कि मोल अंश तथा मोललता में, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 अंक में पूछे जाने वाला है। विसरण और परासरण में अंतर, ये 3 अंक में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है हमारा परासरण दाब। अगला टॉपिक है कि तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण किसे कहते हैं। अगला है हमारा राउट का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राउट का नियम 5 अंक में पूछा जाता है। राउट के नियम तथा राउट के नियम की सीमाएं, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे राउट के नियम पर। अगला है हमारा टॉपिक कि मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। और अगला हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम की सीमाएं तथा हेनरी का नियम का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, इस पर भी एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। और अगला हमारा टॉपिक है मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोलरता, मोलालिटी, यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है। या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में मोलरता की परिभाषा, इसके फार्मूले और इसका मात्रक पूछेगा। परिभाषा, मात्रक और इसका सूत्र पूछेगा। अन्यथा आपसे मोलरता पर एक न्यूमेरिकल पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में हम मोलरता की परिभाषा, सूत्र, इसका मात्रक तथा इस पर एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो सबसे पहले मोलरता की परिभाषा क्या होता है, मोलरता किसे कहते हैं। तो देखिए, 1 लीटर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता किसे कहते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारी मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, या इसे मोलर भी कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोलर होता है। चलिए देख लेते हैं इसके फार्मूलों को। कहा गया है परिभाषा में कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। ये हो गया इसका सूत्र। अब देखिए, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर मोलों की संख्या स्मॉल एन अब बटा में बिलियन का आयतन भी, जो कि लीटर में, इतना मोलर या मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा सूत्र जब हमें विलेय की मोलों की संख्या दिया होगा तब। अब एक मोलरता का सूत्र होता है कि जब विलेय की मोलों की संख्या न देखकर इसमें विलेय का भार और इसका अणु भार दिया हो, तब क्या मोलरता का सूत्र होगा। तो देखिए, विलेय की मोलों की संख्या यहाँ पर है, अब बटा में बिलियन का आयतन होता है मोलरता बराबर। तो यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि विलेय का भार ग्राम में बटा में अणु भार, विलेय का भार बटा में अणु भार, ये हमारा सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो अब देखिए, अब ये उठाकर विलेय की मोलों की संख्या के स्थान पर रखेंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा यहाँ पर मोलरता बराबर विलेय का भार बटा में अणु भार बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। तो इससे विलेय के भार को हम स्मॉल डब्लू से दर्शाते हैं, अणु भार को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर डब्लू अपन एम और टोटल बटा में हमारा भी हो जाएगा। अब देखिए, एम बराबर हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, इसका गुणा हो जाएगा स्मॉल एम का। तो डब्लू अपन एम इंटू भी, इतना मोल प्रति लीटर, यही होता है हमारा अभिष्ट मोलरता का फार्मूला, जिसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर कि जहाँ बिलियन की मोलरता यम है, कैपिटल यम, स्मॉल डब्लू विलेय का भार है, और स्मॉल यम विलेय का अणु भार, और कैपिटल भी हमारा बिलियन का आयतन है, जो कि सदैव लीटर में होता है।
तो ये सूत्र आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो ये थे हमारे मोलरता के परिभाषा, सूत्र और मात्रक। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपसे बोर्ड एग्जाम में या तो मोलरता की परिभाषा, मात्रक और सूत्र पूछेगा, या इस पर एक न्यूमेरिकल 2 अंक में पूछेगा ही पूछेगा। तो हमारा प्रश्न रहा कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को 500 ml जल में घुला है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं कि इसकी मोलरता कितनी होगी। तो देखिए हमें दिया क्या गया है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl 500 ml जल में घुला है। मतलब ये जो हमारा 5.85 है वो सोडियम क्लोराइड है, वो हमारा विलेय है, और जबकि 500 ml ये हमारा बिलियन है। तो देखिए दिया गया है हमारा, सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो दिया है, क्या दिया गया है, ये हमारा विलेय है। तो विलेय का भार हमें दिया गया है, तो इसे लिखेंगे विलेय। विलेय विलेय हमारा क्या है, NaCl है, तो NaCl इसका भार दिया गया है, का भार, विलेय NaCl का भार, इसे हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना बराबर हमारा 5.85 ग्राम दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5.85 ग्राम। अब देखिए तो ये हो गया इतना। अब क्या दिया गया है, को 500 ml जल में घुला है, मतलब जो 500 ml है वो बिलियन का आयतन है। तो देखिए यहाँ पर यह भी दिया गया है, बिलियन का आयतन, आयतन बिलियन का आयतन, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये 500 ml दिया गया है, लेकिन जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो बिलियन का आयतन सदैव लीटर में होना चाहिए। तो इसमें यदि हम 1000 का भाग दे देंगे तो वो हमारा लीटर में बदल जाएगा। तो V बराबर हमारा हो जाएगा 500 अपान 1000, ये कट जाएगा। तो V बराबर हमारा 1/2, ये हो गया लीटर। क्या हो गया, लीटर। ये हमारा लीटर में परिवर्तित हो गया। तो अब यही दो को दिया गया है, विलेय का भार दिया है और इसका बिलियन का आयतन दिया गया है। अब इसकी सहायता से हम मोलरता ज्ञात करेंगे। मोलरता, तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला होता है कैपिटल यम बराबर हमारा होता है विलेय का भार अब बटा में अणु भार, विलेय का भार अब बटा में अणु भार गुणे बिलियन का आयतन। यही हमारा अभीष्ट सूत्र होता है। इसी पर तो हमें यहाँ पर अणु भार चाहिए, स्मॉल यम का मान चाहिए। तो दिए गए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ये हमारा विलेय है, तो इसका अणु भार निकाल देंगे। तो लिखेंगे विलेय, यहाँ पर विलेय NaCl, इसका अणु भार, अणु भार। तो इसे अणु भार को हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल यम बराबर हमारा NaCl ये दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं Na प्लस Cl। तो देखिए सोडियम, सोडियम का अणु भार कितना होता है, तो इसका अणु भार 23 होता है। प्लस क्लोरीन का अणु भार कितना होता है, तो क्लोरीन का अणु भार हमारा 35.5 होता है, 35.5, 35.5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो ये आ जाएगा हमारा 58.5, इतना हो जाएगा अणु भार, इतना मोल। अब देखिए हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता बराबर सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और इस पर रखेंगे। तो हमारा मोलरता, मोलरता बराबर हमारा होता है यहाँ पर विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार, इसे हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। अब बटा में विलेय का अणु भार होता है, विलेय का अणु भार, अणु भार, इसे हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। अब बटा में हमारा बिलियन का आयतन होता है लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, लीटर में। देखिए
इसी फार्मूले का यूज कर हमें मोलरता ज्ञात करना है। तो ये हमारा स्मॉल कैपिटल यम हो गया, इसको हम दर्शाएंगे किससे, स्मॉल डब्लू से, इसे स्मॉल यम से, इसे कैपिटल भी से। अब ये हमारा अभिष्ट सूत्र क्या, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक, तो यम बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल डब्लू अपान यम गुणे भी, इतना। इस पर अब मान रखेंगे सबका, तो मोलरता यम बराबर हमारा हो जाएगा, विलेय का भार कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 5.85 ग्राम। अब बटा में विलेय का अणु भार कितना दिया गया, यहाँ पर दिया गया 58.5, 58.5 अगुणे विलयन का आयतन कितना दिया गया है, तो 1/2 है, ये लीटर में है। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा विलयन की मोलरता निकल जाएगा। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो देखिए ये बटा में है, तो ये बटा में है तो इसका गुणा हो जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 5.85 गुणे 2 बटा में हमारा हो जाएगा 58.5। देखिए इसे कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी दशमलव है, तो इन दोनों में से हम दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ पर ऊपर 2 अंक पर है जबकि नीचे 1 अंक पर है, तो ऊपर भी 100 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 100 से गुणा, तो 5.85 गुणे 2 बटा में हमारा 58.5, इसमें भी हम 100 से गुणा कर देंगे और नीचे भी हम 100 से गुणा कर देंगे। अब दशमलव हट जाएगा, तो देखिए अब दशमलव हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा यम बराबर कैपिटल यम बराबर ये 85 हो जाएगा। देखिए 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव है, तो 2 जीरो से दशमलव हट गया, गुणे 2 बटा में ये हो जाएगा हमारा 1 अंक पर दशमलव है, तो इसे लिख सकते हैं 585 गुणे 10। अब देखिए 585 से 585 कट गया, क्या बचा 2/10, तो ये भी 2 से ये कट जाएगा तो 5 बचा, 1/5 1/5 बचा, तो यम बराबर कैपिटल यम बराबर 1/5। यदि हम 1 में 5 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा मोलरता 0.2 इतना मोलर या मोल प्रति लीटर, यही हो जाएगा इसका मात्रक और इसका आंसर यही होगा। यम बराबर मोलरता यम बराबर 1/5 या 0.2 मोलर, इसका आंसर यही होगा। मोललता मोलालिटी, मोललता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा मात्रक तथा इस पर एक न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोललता विलयन का, और बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। यदि आपसे 2 अंक में इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा कि मोललता की परिभाषा सूत्र तथा उसका मात्रक लिखिए, अन्यथा आपसे इस पर एक बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस पर एक न्यूमेरिकल तथा इसकी परिभाषा सूत्र और मात्रक को देखेंगे। तो देखिए मोललता मोलालिटी किसे कहते हैं, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। एक बार फिर से समझेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक हमेशा किलोग्राम में ही होना चाहिए जब भी मोललता निकालेंगे, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा या मोलल होता है तथा इसे यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मोललता मोलालिटी वह होता है जो कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारा विलयन की मोललता कहलाती है, और इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा या मोलल होता है, इसे हम यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर विलेय का भार ग्राम में बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलायक का भार केजी में। देखिए इस ऊपर वाले पूरे को हम लिख सकते हैं विलेय की मोलों की संख्या, जिसे हम यहाँ पर स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं, बटा में ये हमारा विलायक का भार ये हो जाएगा केजी में, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं विलायक का भार। तो देखिए विलेय का भार, देखिए मोललता को यम डैश से प्रदर्शित कर दिए, और विलेय का भार इसे हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और विलेय का अणु भार को स्मॉल यम से, अब पूरे के बटा में विलायक का भार केजी में, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू जबकि विलायक के भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इससे हमारा जो अभिष्ट फार्मूला निकल कर आएगा वो यम डैश बराबर
स्मॉल डब्लू अपान यम इंटू कैपिटल डब्लू, मतलब डब्लू अपान यम इंटू डब्लू, इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा या मोलल होता है। तो ये थे हमारे मोललता, मोलालिटी के परिभाषा, सूत्र और इसका मात्रक। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो हमारा प्रश्न रहा कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 40 ग्राम NaOH घुला है। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, तब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें देख रहे हैं कि हमें दिया गया है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक, मतलब विलायक का हमें भार दे दिया गया है 440 ग्राम। तो लिख लेंगे इसे, सबसे पहले लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार, इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू अब बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 440 ग्राम। देखिए फार्मूला में, सूत्र में, परिभाषा में यह कहा गया है कि 440 ग्राम जो है विलायक का भार वो सदैव केजी में रहना चाहिए, किलोग्राम में। तो इसे किलोग्राम में बदल लेंगे। तो देखिए ये हमारा कैपिटल डब्ल्यू अब बराबर हो जाएगा, किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। तो 440 अब भागा 1000, तो एक जीरो से तो एक जीरो हमारा कट गया, लेकिन डब्ल्यू बराबर हमारा आ गया 44 बटा के 100, ये हमारा केजी में आ गया। ये ग्राम में था, अब ये केजी में हो गया। अब इसे आगे नहीं कटाएंगे, क्योंकि यदि हम इसे कटा देंगे तो हमें इस प्रश्न को हल करने में, कैलकुलेशन करने में कठिनाई होगी, इसलिए इतना ही छोड़ देंगे। अब देखिए क्या दिया गया है, इतना में 40 ग्राम NaOH घुला है। 40 ग्राम NaOH का मतलब ये हमारा विलेय दिया गया है। तो विलेय का भार कितना दिया गया है, 40 ग्राम। तो इसे भी लिख लेंगे, दिया गया है विलेय, विलेय क्या है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भार दिया गया है। तो इसे हम स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो ये हमारा 40 ग्राम दिया गया है, जो कि यह सदैव ग्राम ही में रहता है विलेय का भार। लेकिन विलायक के भार को आप जब भी प्रश्न को हल करेंगे मोललता का, तो उसे केजी में बदल कर ही हल करेंगे। अब देखिए मोललता की गणना करने के लिए हमें विलेय का भार और अणु भार चाहिए। तो इसका अणु भार यहीं पर निकाल लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा विलेय NaOH का अणु भार, इसे हम स्मॉल यम से दर्शाते हैं। तो स्मॉल यम बराबर हमारा हो जाएगा Na प्लस OH। देखिए इसे, इसका हम अणु भार निकालेंगे OH। तो ये हमारा यम बराबर हो सकता है Na प्लस, इसे हम तोड़ेंगे, इसे भी तोड़ेंगे तो O प्लस H हो गया। अब देखिए सोडियम का कितना अणु भार होता है उसको लिखेंगे। तो सोडियम का अणु भार 23 होता है, तो 23। अब ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, तो 16 होता है, और हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है। तो इस प्रकार NaOH पूरा का अणु भार आ गया 23 प्लस 16 और प्लस 1, ये हमारा 40 हो जाएगा। तो अणु भार 40 हो गया। अब इसकी मोललता की गणना करेंगे। तो मोललता बराबर हमारा सूत्र होता है मोललता, मोललता, इसे हम कैपिटल यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर हमारा फार्मूला होता है विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार केजी में। अब देखिए इसी सूत्र पर इसे हल करेंगे। तो यम डैश बराबर हमारा हो जाएगा, विलेय का भार कितना दिया गया है, 40 ग्राम दिया गया है, तो 40 अब बटा में विलेय का अणु भार ये भी हमारा 40 है, गुणे विलायक का भार केजी में कितना है, तो ये 44/100 है। इसी को हल कर देंगे तो ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यम डैश बराबर हमारा हो जाएगा 40 गुणे 100 भागा हमारा 40 गुणे 44। इसी को हल करना है, यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए 40 से हमारा ये 40 कट गया। अब क्या बचेगा हमारा, यम डैश बराबर 100 भागा 44, 100 भागा 44। अब देखिए इसको हम कैसे कटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे 4 से कटाएंगे। तो 4 से इसे कटाएंगे तो 25 चौका 100 और ये 11 चौके 44, इतना आ गया। अब यह कटेगा, तो अब यह नहीं कटेगा। तो यम डैश बराबर हमारा 25/11, इतना आ गया। अब इसको हम आगे कटाएंगे तो ये दशमलव में चला जाएगा। तो यम डैश बराबर हमारा आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 2.27, इतना हमारा मोलल या मोल प्रति किग्रा, इतना मोलल, यही हो जाएगा हमारा आंसर। मोलल को मोल प्रति किग्रा भी इसका मात्रक होता है मोललता का। तो इस प्रश्न का आंसर यम डैश बराबर
2.27 मोलल या मोल प्रति इग्रा। मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रिक्शन, यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है। या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में मोल अंश मोल प्रभाज की परिभाषा, सूत्र तथा इसका मात्रक पूछेगा, अन्यथा आपसे मोल अंश पर एक प्रश्न 2 अंक में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, और इस पर एक न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रिक्शन। तो देखिए, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं या कहलाता है। इसका परिभाषा यह है कि यदि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों एक ही शब्द है, या आप इसे मोल विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को आप या तो मोल प्रभाज कह सकते हैं या मोल अंश, दोनों शब्द एक ही है। इसे यक्ष द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर, माना विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल एन तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन। अब विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या और प्लस कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विलयन, पूरे विलयन का मोलों की संख्या आ जाएगा। तो अब देखिए, जब हम विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो इसे यक्ष ए से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय के मोल प्रभाज बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या, इसे हम यक्ष ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्ष ए बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये आप जरूर याद रखिए, विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश दोनों एक ही शब्द है। यह भी हो सकता है कि विलेय का मोल अंश बराबर इतना हो जाएगा या विलेय का मोल प्रभाज बराबर। अब देखिए, विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज हमारा हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या और बटा में विलयन की मोलों की संख्या। इसे हम यक्ष बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्ष बी बराबर हमारा हो जाएगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो जाएगा हमारा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोल प्रभाज। अब देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये तो हमारा स्मॉल एन ये विलय की मोलों की संख्या है और कैपिटल एन ये हमारा विलायक के मोलों की संख्या है। तो स्मॉल एन है विलेय की मोलों की संख्या। यदि किसी प्रश्न में विलेय की मोलों की संख्या न देकर विलेय का भार और अणु भार दिया हो, तब इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, विलेय की मोलों की संख्या बराबर हमारा होता है स्मॉल एन बराबर विलेय का भार बटा में अणु भार। तो जब हमें प्रश्न में यहाँ पर विलेय की संख्या मोलों की संख्या न देकर विलेय का भार और अणु भार दिया हो, तो यहाँ पर एन बराबर पुट कर सकते हैं डब्ल्यू अपान यम, और इस पर हम प्रश्न लगाएंगे। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटा में कैपिटल यम, जहां कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, जबकि यहाँ पर कैपिटल यम विलायक का अणु भार है। चलिए, ये है हमारा मुख्य रूप से मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपको इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, इन पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज पर। तो हमारा प्रश्न रहा कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे मोल अंश तथा मोल प्रभाज पर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में। तो चलिए, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, कहा गया है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल C2H5OH के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यह हमें समझना होगा कि यहाँ पर दिया गया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो इनमें से कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जबकि जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कम मात्रा में है वो जल है, तो ये विलेय होगा, जबकि अधिक मात्रा में 92 ग्राम है एथिल अल्कोहल, तो ये विलायक होगा। कभी कभी एथिल अल्कोहल भी कम हो सकता है और जल अधिक हो सकता है। तो जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जबकि जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। तो यहाँ पर हमारा विलेय हो जाएगा। सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे उतार लेंगे प्रश्नों को हल करते समय। तो दिया है विलेय हमारा यहाँ पर जल होगा, तो विलेय H2O, इसका क्या दिया गया है, ये तो भार दिया गया है 72 ग्राम, तो ये हो जाएगा विलेय H2O का भार। इसे हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर 72 ग्राम, ये हो गया। अब देखिए, अब इसका मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें विलेय का अणु भार भी चाहिए। तो यहीं पर इसका अणु भार निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा विलेय H2O का अणु भार, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर हमारा हो जाएगा H2O है, तो ये हो जाएगा 2H प्लस O। तो देखिए,
स्मॉल m बराबर 2H का कितना होता है अणुभार, तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है। तो इस प्रकार जल का अणुभार 18 निकल जाएगा। अब क्या दिया गया है हमारा, अब दिया गया है 92 ग्राम एथिल एल्कोहल C2H5OH है, तो ये हमारा विलायक है। तो दिया गया है विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार कितना दिया है 92 ग्राम। तो विलायक हमारा क्या है यहाँ पर C2H5OH है, इसका भार इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे। तो ये दिया गया है कितनी ग्राम 92 ग्राम, तो ये हो गया 92 ग्राम। अब देखिए विलायक का भार और विलेय का भार हमें पता चल गया, विलेय का अणु भार निकाल लिए, तो इसका भी हमें अणु भार निकालना पड़ेगा मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए इसका अणु भार निकालेंगे, अणु भार किसका अणु भार निकाल रहे हैं, ये C2H5OH एथिल एल्कोहल का। तो 2 गो इसमें कार्बन है तो 2C हो जाएगा प्लस 5 1 6, 6 गो हाइड्रोजन है तो 6H हो गया प्लस O। तो देखिए 2 इंटू कार्बन, कार्बन का कितना होता है अणु भार, तो कार्बन का 12 होता है और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24 प्लस 6 प्लस 16, ये हो गया 24 36 और 10 40 अच्छा 46 हो गया 46 आ गया किसका विलायक C2H5OH का अणु भार। अब देखिए हमें विलेय और विलायक दोनों का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विलेय का ज्ञात करेंगे मोल प्रभाज और फिर विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, तो ये मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे यक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर हमारा सूत्र होता है स्मॉल n बटा के हमारा ये हो जाए विलेय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन की मोलों की संख्या। तो ये बिलियन की मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। अब देखिए इसी सूत्र पर हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो ये यक्स ए बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल n, मतलब विलेय की मोलों की संख्या क्या होगा, तो विलेय की मोलों की संख्या मतलब हमारा विलेय का भार बटा में अणु भार, n बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। तो विलेय का भार कितना है 72 ग्राम है, तो 72 अब बटा में इसका अणु भार कितना है तो 18 है। अब इसके पूरे बटा में बिलियन के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए बिलियन की मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बिलियन की मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ये हमारा हो गया 72 बटा में 18, 72 बटा में 18 ये विलेय के मोलों की संख्या। अब विलायक की मोलों की संख्या कितना होगा, तो विलायक के मोलों की संख्या 92 बटा के हमारा 46 होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 72 बटा 18 मतलब विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n और ये विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल N, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विलियन का मोलों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 72 बटा के 18 प्लस 92 बटा के 46। अब देखिए इसे ही हमें हल करना होगा। तो यक्स ए बराबर 72 बटा में 18, ये कितने बार जाएगा 18 चौक 72, तो 4 बार गया। अब बटा में ये हो जाएगा हमारा ये भी 4 प्लस ये हो जाएगा कितना 2 बार में कट जाएगा। अब ये इसे हल करेंगे तो यक्स ए बराबर 4 बटा के 6, इसको काटेंगे तो 1 बटा में, यहाँ पर इसको काटेंगे 2 से तो ये हमारा 2 बटा में 3 आएगा। यही हो जाएगा हमारा विलेय का मोल प्रभाज। इसे दशमलव में बदलेंगे तो 0.667, यही हो जाएगा विलेय के मोल प्रभाज। चलिए अब विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक एथिल एल्कोहल है तो विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर हमारा हो जाएगा कैपिटल N बटा के हमारा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इसी पर धरेंगे। तो ये देखिए इसका मान कितना है, विलायक के मोलों की संख्या ये हमारा 92/46 है, जिसको अब इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बटा में इसका मान कितना आया है, इसे हल किया है तो 4 + 2 = 6 आया है। तो 6 इसे भी काट देंगे आपस में, इसे काट देंगे तो इसे काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। अब देखिए इसे हम यक्स बी से प्रदर्शित करते हैं विलायक के मोल प्रभाज। तो यक्स बी बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा में 3, इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बी बराबर एक्स बी बराबर इसे भाग देंगे 1 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.33, यही हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज इतना आ गया जबकि विलायक का मोल प्रभाज इतना। तो आज के वीडियो में हम विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश को देखे हैं। और यह जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपसे मोल अंश या मोल प्रभाज की परिभाषा सूत्र पूछेगा, या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछेगा जो कि 2 अंक में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो विलयन की नॉर्मलता,
नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन की नॉर्मलता क्या होता है, यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विलयन से लिया गया है। तो देखिए, विलयन की नॉर्मलता बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। इसकी परिभाषा, इसका सूत्र तथा इसका मात्रक को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में विलयन की नॉर्मलता का परिभाषा, सूत्र और मात्रक पूछेगा, अन्यथा इस पर एक क्वेश्चन पूछेगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है, जिसमें हमें इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी होती है विलयन की। तो चलिए देखते हैं कि विलयन की नॉर्मलता क्या होता है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। कितने लीटर में? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन होना चाहिए, वो भी लीटर में होना चाहिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की नॉर्मलता का मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर तथा इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। यदि एमएल में दिया हो तो उसे, जब भी हम विलयन की नॉर्मलता निकालेंगे किसी भी प्रश्न में, तो उसे हम, उसका आयतन को हम लीटर में बदलकर ही विलयन की नॉर्मलता निकालेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर हमारा फार्मूला क्या होगा। तो जो विलेय के तुल्यांकों की संख्या होती है वह विलेय के भार अपन विलेय का तुल्यांकी भार के बराबर होता है। अब यह तुल्यांकों की संख्या, तो संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, तो यहाँ पर देखिए विलेय का, जो विलेय का तुल्यांकी भार होता है, तो तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है हमारा कि विलेय का अणु भार बटा में अम्लता, अणु भार बटा में अम्लता होता है तुल्यांकी भार बराबर। चलिए प्रश्न को हल करेंगे तो वहां पर हम इसकी तुल्यांकी भार निकालेंगे। अब देखिए, तो इन दोनों के प्रयोग, इस सूत्र को हम इसमें रख देंगे पहले वाले में, तो ये हमारा विलयन का नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर हम विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार रखेंगे, अब बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो इससे हमारा जो सूत्र बनेगा यहाँ पर, इसे तो विलयन की नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू बटा के विलेय का तुल्यांकी भार कैपिटल ई और बटा में पूरा विलयन का आयतन, तो इसे कैपिटल भी। अब देखिए इन दोनों से हमारा जब होगा तो यन बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, ई का गुणा इसमें हो जाएगा, ई का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ऊपर डब्ल्यू बचेगा, तो डब्ल्यू अपान ई इंटू भी, इतना हो जाएगा हमारा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। या हम विलेय का भार बराबर हमारा हो जाएगा नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार गुणे आयतन। चलिए जहां देख लेते हैं कि जहां हमारा स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है जो सदैव ग्राम में होगा, विलेय का तुल्यांकी भार ई है, विलयन की आयतन, विलयन की नॉर्मलता कैपिटल एन और विलयन का आयतन कैपिटल भी है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार विलयन की नॉर्मलता से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा प्रश्न रहा विलयन की नॉर्मलता से कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसे हल करते हैं। और बोर्ड एग्जाम में विलयन की नॉर्मलता से प्रश्न 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्रश्न हल करेंगे तो जो जो दिया होता है उसे सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्या हमारा दिया गया है, दिया गया है यहाँ पर कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH जल में घोलकर विलयन का आयतन इतना कर दिया गया है। मतलब जो 4 ग्राम कास्टिक सोडा है वो हमारा विलेय है, जबकि विलयन का हमारा कुल आयतन 250 ml दिया गया है। तो यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया गया है, तो दिया है विलेय, विलेय का भार हमारा दिया गया है 4 ग्राम। तो विलेय हमारा क्या है, विलेय, इसे हम लिख सकते हैं कास्टिक सोडा है मतलब NaOH का भार, विलेय का भार कितना दिया गया है, इसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर 4 ग्राम हो जाएगा, यह ग्राम ही में रहता है। अब देखिए विलेय का भार दिया गया है, तो हमें इसकी नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए इसका अणु भार की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तुल्यांकी भार हम जब ज्ञात करेंगे विलयन का तो हमें अणु भार चाहिए। तो यहीं पर हम विलेय NaOH का अणु भार निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर विलेय NaOH, कास्टिक सोडा है हमारा NaOH का अणु भार, इसे हम स्मॉल यम से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल यम बराबर NaOH है, मतलब Na से सोडियम और प्लस O से ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए यम बराबर सोडियम का हमारा अणु भार कितना होता है, तो 23,
इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हमारा अणुभार 16 प्लस हाइड्रोजन का अणुभार 1, इस प्रकार ये हमारा आ जाएगा अणुभार 40, 24 प्लस 16 40, अणुभार 40 आ गया। अब देखिए, अब दिया गया है कि कुल आयतन 250 ml कर दिया गया है, मतलब ये हमारा बिलियन का आयतन दिया गया है, तो इसे भी लिख लेंगे बिलियन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा 250 ml दिया गया है। तो देखिए तुल्यांक नॉर्मलता जब भी निकालेंगे, चाहे मोलरता निकाले या नॉर्मलता, हमेशा बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो इसमें हम 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो हमारा यह लीटर में हो जाएगा। तो देखिए 250 से काट देते हैं 1/4 हाली में, तो भी बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 लीटर। 1 0 से 1 0 कटेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 1/4 लीटर हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र पहले लिखते हैं, बिलियन की नॉर्मलता बराबर, तो यहाँ पर बिलियन की नॉर्मलता, बिलियन की नॉर्मलता बराबर हमारा जो सूत्र होता है वह होता है कि विलय का भार बटा में विलय का तुलांकी भार, यहाँ पर हमारा होता है विलय का भार, भार बटा में विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी, तुल्यांकी भार बटा में हमारा संपूर्ण बटा में होता है बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन, का आयतन किस में होना चाहिए, तो बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, लीटर में। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो विलय का भार तो हमें पता है कि 4 ग्राम दिया गया है, और विलय का तुल्यांकी भार नहीं पता है, इसे हम स्मॉल w से व्यक्त करते हैं और इसे हम कैपिटल ई से। तो सबसे पहले तुल्यांकी भार हम निकालेंगे विलय का, तो ये देखिए विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तो विलय का तुल्यांकी भार बराबर हमारा होता है, इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, तो अणु भार बटा के अम्लता होता है, अणु भार अपान अम्लता, अम्लता। तो हम किसका निकाल रहे हैं यहाँ पर NaOH जो कि हमारा विलय है, इसका तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा अणु भार किसका है, अणु भार 40 है। अम्लता, अम्लता मतलब, अम्लता मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा NaOH का हमें अम्लता निकालना है, तो इसमें हम देखेंगे ऋणायन, मतलब ऋणायन का, ऋणायन OH है, तो इसमें हम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखते हैं, तो इसमें एक H है, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो हमारा H है तो 1, तो हमारा तुल्यांकी भार ई बराबर आ गया 40। अब देखिए, अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और नॉर्मलता निकालेंगे, तो अब हमारा नॉर्मलता बराबर जो सूत्र हो जाएगा n बराबर, इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल w अपान ई इंटू भी, ये हमारा बिलियन की नॉर्मलता बराबर सूत्र हो जाएगा। तो इसी पर हल करेंगे, तो n बराबर हमारा हो जाएगा, इसका मान दिया गया है 4 ग्राम अपान, ये हमारा तुल्यांकी भार हो जाएगा विलय का 40 इंटू बिलियन का आयतन कितना है, तो बिलियन का आयतन 1/4 लीटर आया है। तो देखिए 4 से इसे काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 दाम में 40, मतलब 10 बेर में कट गया। तो अब हमारा क्या बचा, कैपिटल n बराबर हमारा बचा 4/10। इसे भी हम आगे हल करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 5 10। अब देखिए, अब 2 में 5 का भाग देंगे तो n बराबर हमारा हो जाएगा, n बराबर इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 2 में 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 0.4 हो जाएगा, 0.4। और बिलियन की नॉर्मलता का क्या होता है मात्रक, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक, तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। बिलियन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन सोल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो देखिए बिलियन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है, और यह चैप्टर 2 बिलियन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछे जाने वाला चैप्टर 2 बिलियन से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे बोर्ड एग्जाम में बिलियन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध पूछेगा 4 नंबर में, या एक और टॉपिक है बिलियन की मोल अंश तथा मोललता में संबंध, ये दोनों बिलियन चैप्टर की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 अंक में पूछे जाने वाला। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिलियन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध को देखेंगे। तो देखिए, हमें बिलियन की नॉर्मलता और मोलरता
दोनों में संबंध स्थापित करना है कि क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले तो हमें विलयन की नॉर्मलता पता होनी चाहिए और विलयन की नॉर्मल मोलरता किसे कहते हैं, ये दोनों का हमें परिभाषा और सूत्र पता होना चाहिए, तभी हम इन दोनों में संबंध स्थापित कर सकेंगे। तो देखिए लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जानते हैं क्या जानते हैं कि विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मलता, इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे कैपिटल यन से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हमारा होता है विलेय का भार, जिसे हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और बटा में हमारा विलेय का तुल्यांकी भार जिसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसके पूरे बटा में हमारा विलयन का आयतन जिसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा सदैव लीटर में होना चाहिए। तो इससे आपको सूत्र पता चल गया कि नॉर्मलता बराबर होता है हमारा विलेय का भार बटा में तुल्यांकी भार बटा में हमारा विलयन का आयतन। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, तो यन बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपन इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ई इंटू भी। अब इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया। संबंध स्थापित करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मलता बराबर तो हम सूत्र जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर इतना होता है। अब विलयन की मोलरता का क्या सूत्र होता है, तो देखिए अब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि विलयन की मोलरता, मोलरता को किससे दर्शाते हैं, तो इसे हम कैपिटल यम से दर्शाते हैं, मोलारिटी। तो मोलरता को हम कैपिटल यम से दर्शाएंगे। तो मोलरता बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, तो मोलरता का हमारा फार्मूला होता है कि विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलयन का आयतन जिसे कैपिटल बी से दर्शाते हैं। यह भी सदैव लीटर में ही होना चाहिए मोलरता में। तो देखिए विलेय का भार बटा में अणु भार बटा में विलयन का आयतन लीटर में, जिसे हम विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए मोलरता यम बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, तो इससे यम बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू अपान यम इंटू भी, जहां यम अणु भार है तथा कैपिटल भी हमारा ये विलयन का आयतन है। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण 2, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिए ये नॉर्मलता बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया और ये हमारा मोलरता बराबर। तो अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, तो इसे लिख लेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हम यन बराबर माने थे तो ये हो गया यन, समीकरण 2 हमारा यम है कैपिटल यम, तो यन अपान यम बराबर यहाँ पर यन का मान रखेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू अपान ई इंटू भी, बटा में हमारा स्मॉल डब्ल्यू अपान हमारा यम इंटू भी ये है। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा जबकि इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो यन अपान भी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर यन अपान यम, यम बराबर हमारा हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर होगा तो स्मॉल डब्ल्यू गुणे यम गुणे कैपिटल भी, बटा में हमारा हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू गुणे ई इंटू कैपिटल भी। अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू से हमारा स्मॉल डब्ल्यू कट गया, जहाँ की ये हमारा दोनों विलेय का भार है स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ देखेंगे तो हमारा कैपिटल भी से कैपिटल भी कट गया, जो कि ये हमारा विलयन का आयतन है। तो अब हमारा क्या बचा, ऊपर बचा हमारा विलेय का अणु भार जबकि नीचे बचा हमारा विलेय का तुल्यांकी भार। तो इसे लिख लेंगे सबसे पहले जो बचा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यन अपान यम बराबर स्मॉल यम अपान कैपिटल ई। तो अब देखिए ये हो गया हमारा नॉर्मलता अपान मोलरता बराबर विलेय का अणु भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार। अब इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यन इंटू ई बराबर हमारा हो जाएगा कैपिटल यम गुणे स्मॉल यम, अर्थात ये हमारा हो जाएगा कि नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे विलेय का अणु भार। यही हमारा हो जाएगा मोलरता और नॉर्मलता में संबंध हो जाएगा। इसे आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे आगे और हल करेंगे। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए इसे आगे हल करेंगे आगे, तो ये क्या है हमारा कैपिटल एन, ये है हमारा नॉर्मलता गुणे ये है हमारा ई तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार है ये, तो इसे लिख देंगे तुल्यांकी भार बराबर ये क्या है हमारा कैपिटल एम, ये है हमारा मोलरता जबकि ये हमारा स्मॉल एम है, ये है विलेय का अणु भार, तो ये हो गया अणु भार। अब देखिए
हमारा तुल्यांकी भार बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है, ये विलेय का तुल्यांकी भार है, तो विलेय का तुल्यांकी भार बराबर हमारा होता है विलेय का अणु भार बटा में संयोजकता। तो ये हो जाएगा नॉर्मलता गुणे, इसे हम लिखेंगे अणु भार बटा में हमारा संयोजकता। ये हो जाएगा बराबर में हमारा मोलरता गुणे अणु भार। अब देखिए इधर भी हमारा अणु भार है और इधर भी हमारा अणु भार है, तो अणु भार से अणु भार कट जाएगा। चलिए इसे मैं काट देता हूं, तो कट गया। अब क्या बचा? तो अब देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमारा नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता इसके बराबर क्या हो जाएगा? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा मोलरता गुणे संयोजकता। और यही हो जाएगा हमारा मोलरता और नॉर्मलता में अभिष्ट संबंध हो जाएगा, जो कि यही हमें सिद्ध करना था, स्थापित करना था, जो कि हम इतना प्रूव कर चुके हैं। और यही हो जाएगा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक 5 अंक में पूछा जाता है। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हो जाएगा कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता, या यह भी हमारा एक नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है। तो आपको इतना ही बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करना होगा, यदि आपसे यह 4 अंक में टॉपिक पूछा जाए कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। इस मोल अंश तथा मोललता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, यह टॉपिक बिलियन से 4 अंक में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मोल अंश तथा मोललता में क्या संबंध है, इसके व्यंजक को प्राप्त कीजिए, इसके संबंध को प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मोल अंश तथा मोललता में संबंध को स्थापित करेंगे कि इसके संबंध बराबर क्या व्यंजक प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले मोल अंश तथा मोललता में संबंध प्राप्त करने के लिए हमें विलयन का मोल अंश किसे कहते हैं, इसका क्या सूत्र होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और मोललता का भी हमें विलयन की मोललता किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए मोल अंश तथा मोललता में संबंध प्राप्त करने के लिए। तो देखिए चलिए मोल अंश तथा मोललता में संबंध को स्थापित करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं सबसे पहले मोल अंश को बारे में लिखेंगे कि विलयन का मोल अंश किसे कहते हैं, इसके बराबर क्या सूत्र होता है। तो देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर विलयन का मोल अंश बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मोल अंश का है या मोल प्रभाज एक ही बात है। तो मोल अंश बराबर हमारा होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या अब बटा में विलयन की मोलों की संख्या, बटा में विलयन की मोलों की संख्या, ये होता है हमारा मोल अंश बराबर सूत्र। इसका परिभाषा यह हो जाएगा कि विलेय के मोलों की संख्या अनुपात विलयन की मोलों की संख्या को हम विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए विलयन यहाँ पर हम मोल अंश को किससे दर्शाएंगे, तो इसे यक्ष से दर्शाया जाता है। यदि हम विलेय का मोल अंश निकालेंगे तो इसे यक्ष ए से प्रदर्शित करेंगे, जबकि विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो उसे यक्ष बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मोल अंश यक्ष बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर हमारा विलयन की मोलों की संख्या है, तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। तो विलयन की मोलों की संख्या हमारा हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हमारा हो जाएगा मोल अंश बराबर सूत्र। अब देखिए ये हमारा विलेय के मोलों की संख्या के पद में है, तो इसे हम भार और अणु भार के पद में इसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर मोलों की संख्या n बराबर हमारा होता है भार बटा में अणु भार। विलेय का हम निकालेंगे मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। यदि हम विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलायक का भार बटा में विलायक का अणु भार। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स बराबर, यहाँ पर रखेंगे n बराबर, तो ये हमारा विलेय का भार है तो स्मॉल w अपान स्मॉल एम बटा में यहाँ पर भी स्मॉल w अपान स्मॉल एम प्लस ये जो हमारा कैपिटल एन है ये हमारा विलायक के मोलों की संख्या है, तो इसके बराबर हमारा हो जाएगा विलायक का भार कैपिटल W
अब बटा में विलायक का अणु भार कैपिटल यम, ये इतना हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब बटा में हमारा देखिए, इसमें स्मॉल डब्ल्यू अपन यम, इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू अपन यम, तो इसमें से तो कॉमन हो जाएगा तो एक बचेगा। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमारा कैपिटल डब्ल्यू अपन कैपिटल यम है, इसमें स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल यम नहीं है, तो इसमें से यदि हम कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपन कैपिटल यम, तो ज्यों का त्यों रहेगा, इनटू हमारा हो जाएगा विलेय का अणु भार बटा में विलेय का भार, इतना हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब समझ लीजिए कि यह कितना, यह कैसे आया है। तो देखिए यहाँ इन दोनों में से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा यक्स प्लस वन है, ये हमें दिया गया है, इसमें से हमें यक्स कॉमन करना है। तो यदि हम यक्स कॉमन करेंगे तो इसमें से तो यक्स है तो ये कॉमन हो गया तो एक हो गया, लेकिन इसमें यक्स नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये हमारा यक्स दोनों में से कॉमन हो गया। इसी प्रकार हमारा यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू अपन कैपिटल यम है, इसमें से तो कॉमन हो गया तो एक बचा, अब इसमें भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू अपन कैपिटल यम है यहाँ पर, और इसके पूरे बटा में हमारा स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल यम, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल यम, अब बटा में हमारा कैपिटल यम गुणे स्मॉल डब्ल्यू, इतना ही हमें आया है। तो इस प्रकार यहाँ पर इतना लिखा गया है। अब इसे आगे हल करेंगे तो देख रहे हैं कि ऊपर भी हमारा स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल यम है और नीचे भी स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल यम है, तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार ये कट जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा वन बटा के हमारा हो जाएगा वन प्लस यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल यम, अब बटा के यहाँ पर ये हमारा कैपिटल यम है, ऊपर यहाँ पर कैपिटल यम है तो यहाँ पर कैपिटल यम रहेगा, तो कैपिटल यम गुणे स्मॉल डब्ल्यू, इतना हो गया, कोष्टक बंद। अब इसे मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण एक है, तो समीकरण एक हो गया। अब देखिए इतना तो हम लिख लिए, मोल अंश विलयन की मोल अंश बराबर इतना हल कर लिए। अब हमें मोल अंश तथा मोललता में संबंध स्थापित करना है, तो विलयन की मोललता क्या होता है, इसे हम इसके सूत्र को लिखेंगे, तो मोललता विलयन की मोललता बराबर हमारा क्या सूत्र है, तो ये होता है विलयन की मोललता बराबर हमारा होता है विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलायक का भार केजी में होता है। तो केजी में बदलने के लिए विलायक का भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसमें 1000 का भाग दे देंगे क्योंकि ये हमारा केजी में हो जाए। अब देखिए मोललता को हम कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, यम डैश से प्रदर्शित करते हैं, मोललता को यम से कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, तो इतना बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इस डब्ल्यू में हमारा ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000, अब बटा में हमारा यहाँ पर स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू हो गया। तो अब देखिए इसे आगे हल करेंगे, अब 1 अपान एम डैश निकालेंगे, तो इसे देखिए 1 अपान एम डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ऊपर हो जाएगा जबकि ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, अब बटा में हमारा स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000, इतना हो गया। अब इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा है समीकरण 2, तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो ये ऊपर वाला समीकरण 1 है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से चलेंगे तो देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है हमारा समीकरण 1 कि यक्स बराबर 1 अपान 1 प्लस ये है हमारा कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल यम, अब बटा में हमारा कैपिटल यम गुणे स्मॉल डब्ल्यू। अब ऊपर भी इसमें 1000 से गुणा करेंगे और नीचे भी हम 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि हमारा इतना आ जाए, इतना समीकरण 2 आ जाए जिसके स्थान पर हम 1 अपान यम डैश रख सकें। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम समीकरण 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा के ये हमारा 1 प्लस, ये देखिए इसे आगे पीछे हम लिख सकते हैं, तो इसे पहले स्मॉल यम लिख देंगे फिर कैपिटल डब्ल्यू, अब बटा के यहाँ पर हम इस कैपिटल यम को हटा देंगे इसमें से, तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000, यहाँ पर 1000 इसके स्थान पर ला देंगे जबकि इस यम को इसके स्थान पर, तो गुणे 1000 ज्यों का त्यों ऊपर का और इसके स्थान पर यम कैपिटल यम आ जाएगा जबकि यम के स्थान पर 1000 चला गया। अब देखिए क्या हमारा हर में यहाँ पर समीकरण 2 बन चुका है, तो इसके स्थान पर हमारा 1 अपान यम डैश का मान रखा जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस इसके स्थान पर 1 अपान
यम डैश और यहाँ पर इंटू हमारा ऊपर तो 1000 है ही, गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 1000 हो जाएगा अब बटा के यम डैश और ये कैपिटल यम डैश, और यही हो जाएगा हमारा बिलियन की मोल अंश तथा मोललता में संबंध। जबकि हमारा यहाँ पर इस व्यंजक में यक्स हमारा बिलियन का मोल अंश है तथा यहाँ पर यम डैश हमारा मोललता है, और एक यम जो है हमारा वह है विलायक का अणुभार। तो याद रखिए आप कि मोल अंश तथा मोललता में संबंध यही होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह 4 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला मोल अंश तथा मोललता में संबंध है, जो कि प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। विसरण और परासरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो देखिए विसरण और परासरण में अंतर बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है, और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यह किसी न किसी सेट में प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए विसरण और परासरण में क्या अंतर है उनको देखते हैं। तो देखिए एक तरफ है हमारा विसरण डिफ्यूजन और एक तरफ है परासरण अर्थात ऑस्मोसिस। तो विसरण और परासरण में पहला मुख्य अंतर यह है कि विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अब परासरण में हम देखेंगे तो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा विसरण और परासरण में पहला प्रमुख अंतर। तो देखिए पहला अंतर यह था कि इसमें विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा हमारा मुख्य अंतर यह रहा कि इसमें विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं। स्वतः गति करने का अर्थ होता है कि स्वयं अपने से। विसरण में क्या होता है कि इसमें जो विलय के कण होते हैं वह सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। देखिए इसमें हमारा दूसरा मुख्य अंतर रहा कि इसमें विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं। विसरण में विलय के कण होते हैं वो अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर गति करते हैं, जबकि परासरण में विलायक के कण होते हैं और ये कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं। अभी उदाहरण भी इस पर देखेंगे कि कौन कौन है विसरण के उदाहरण और कौन है परासरण के उदाहरण, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा हमारा मुख्य अंतर रहा विसरण और परासरण में कि विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो विसरण है, विसरण में जो विसरण उसमें विलय भी है और विलायक भी, विलयन है तो उसमें विलय भी रहेगा और विलायक भी रहेगा। तो ये दोनों कण होते हैं विलय के भी और विलायक के, वो प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, मतलब फैलते हैं। और परासरण में हमारा तीसरा मुख्य अंतर यह हो जाएगा कि परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। इसमें कहा गया है कि विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, जबकि परासरण में केवल विलायक के कण एक दिशा में ही विसरित होते हैं। चौथा हमारा अंतर रहा कि विसरण की क्रिया तीनों अवस्थाओं में होती है। विसरण की क्रिया तीनों अवस्थाओं में होती है, अर्थात यह विसरण ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है, और परासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में ही होती है। तो ये है हमारा 4 प्रमुख अंतर विसरण और परासरण में। अब देखिए इसके उदाहरण को देखेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि विसरण और परासरण के कौन कौन उदाहरण है। तो देखिए विसरण का उदाहरण हो जाएगा कि जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि यदि जल में हम एक रंग का टुकड़ा डाल दें या रक्त की कुछ बूंदे डालें तो क्या होता है, रंग का एक टुकड़ा जल में डालने पर रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगे शेष जल की ओर चलने लगती है और थोड़ी देर में ही विलयन रंगहीन हो जाता है। मतलब विसरण में का हमारा उदाहरण यह है कि यदि हम जल में या रंग डालें या रक्त डालें तो देखिए हमारा जो होता है सांद्र विलयन, मतलब अधिक सांद्र वाला होता है, वही तनु की ओर गति करता है, अर्थात रंग ही फैलता है पानी में चारों तरफ। तो ये हमारा विसरण का उदाहरण हो गया। परासरण का उदाहरण वो होता है कि जब हम किशमिश को जल में डालते हैं तो किशमिश के वाह कोशिका से होकर जल के अणु अंदर चल जाते हैं, जिसमें किशमिश फूल जाता है और जो कि परासरण की क्रिया कहलाती है। तो ये थे हमारे परासरण और विसरण में मुख्य अंतर और उनके उदाहरण, और इनके उदाहरण आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन यूज करते होंगे, उपयोग करते। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं और परासरण दाब के क्या क्या नियम होते हैं, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब के क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले परासरण दाब किसे कहते हैं।
तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में स्थित सांद्र विलयन की कक्ष से तनु विलयन की ओर आरोपित वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। देखिए, तनु जब हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक ओर हम सांद्र विलयन रखते हैं जबकि दूसरे ओर तनु विलयन रखते हैं, तो इन दोनों के बीच एक दाब लगता है और वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, तो उसे हम परासरण दाब कहते हैं। अर्थात जब हम सांद्र विलयन को और तनु विलयन को, यहाँ पर फिगर में समझिए, यहाँ पर देखिए, एक और हम सांद्र विलयन को रखें और एक और हम तनु विलयन को रखें, अब बीच में अर्धपारगम झिल्ली है, तो यहाँ पर रखेंगे तनु विलयन और सांद्र विलयन को, तो इसमें परासरण की क्रिया होगी और वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब को पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है वायुमंडल, इसका मात्रक वायुमंडल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परासरण दाब किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो विलयनों को, एक सांद्र विलयन और एक तनु विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो इनके बीच परासरण की क्रिया होती है। परासरण की क्रिया आप समझ सकते हैं। देखिए, परासरण क्या होता है, तो परासरण वह होता है जैसे किशमिश का फूल जाना। यदि हम पानी में किशमिश को डालेंगे तो किशमिश फूल जाता है, जो कि एक परासरण का उदाहरण है। तो किशमिश कैसे फूल जाता है कि जब पानी की बूंदें किशमिश में प्रवेश करती हैं तभी किशमिश फूल जाता है और फूला हुआ दिखाई देता है। तो यह एक परासरण की क्रिया है। तो यदि हम अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक और मान लीजिए किशमिश रख देते हैं और एक और हमारा जल है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में है, तो पानी के अणुओं को किशमिश की ओर जाने ही नहीं देगा, तो किशमिश नहीं फूल पाएगा और यही क्रिया हमारा परासरण दाब कहलाता है। आइए देखते हैं परासरण दाब के क्या क्या नियम है। लॉ ऑफ ऑस्मोसिक प्रेशर। तो परासरण दाब के निम्नतः दो नियम है। पहला नियम वायल वन हाफ नियम। वायल वन हाफ नियम परासरण दाब का पहला नियम है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। परासरण दाब का पहला नियम है वायल हांट नियम। वायल और वांट, ये दो हमारे, वायल वांट एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परासरण दाब के संबंधित एक नियम दिए थे कि इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप, स्थिर होना चाहिए ताप के मान में कोई परिवर्तन न हो, तब विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो परासरण दाब P अनुक्रमानुपाती या समानुपाती इसे कहते हैं विलयन की सांद्रता। कब? जब स्थिर ताप हो तब। तो P समानुपाती C। अब जब हम अनुक्रमानुपाती, इस अनुक्रमानुपाती कह लीजिए या समानुपाती, दोनों एक ही बात है। तो जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक हमारा अनुक्रमानुपाती समानुपाती नियतांक आएगा, जहाँ की हमारा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये है हमारा पहला परासरण दाब का नियम, वायल वन हाफ नियम। अब चलिए दूसरा हमारा परासरण दाब का नियम रहा। दूसरा नियम है कि चार्ल्स वन हाफ नियम। चार्ल्स वन हाफ नियम, ये भी एक वैज्ञानिक हैं जो कि परासरण दाब के नियम के संबंधित यह अपना नियम दिए हैं। तो इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता C पर, अब इस दूसरे नियम में सांद्रता स्थिर होनी चाहिए, तो स्थिर सांद्रता C पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे परासरण दाब का दूसरा नियम कहते हैं चार्ल्स वन हाफ नियम। तो देखिए, चार्ल्स वन हाफ ने एक नियम दिया था कि यदि विलयन की सांद्रता नियत हो, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन न हो, तो विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है, जहां परासरण दाब P समानुपाती T है। तो अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, जहाँ के हमारा एक समानुपाती नियतांक है, तो P बराबर K इंटू T। तो ये थे हमारे परासरण दाब तथा परासरण दाब के नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछे जाते हैं। तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण किसे कहते हैं, तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण क्या होता है, तथा इस पर एक प्रश्न भी देखेंगे जो कि किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक में। तो यह जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण पूछेगा, इसको सिद्ध कीजिए, या इस पर एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण क्या होगा और इस पर एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण, तो इसका समीकरण हमें, इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले दो नियम
परासरण दाब के दो नियम हमें याद होना चाहिए, पहला वायल वांट हाफ नियम और दूसरा चार्ल्स वांट हाफ नियम। चलिए मैं सब एक एक टॉपिक आपको एक एक स्टेप बारी बारी समझाता हुआ तनु विलियनों का वांट हाफ समीकरण का व्यंजक प्राप्त करूंगा। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं तनु विलियनों का वांट हाफ नियम से लिखेंगे वायल वांट हाफ नियम वायल वांट हाफ नियम क्या होता है? तो देखिए वायल वांट हाफ नियम यह होता है कि जब स्थिर ताप हो तो किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के क्या होता है, जब किसी स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही वायल वांट हाफ नियम है। तो देखिए स्थिर ताप पर हमारा क्या होगा, परासरण दाब P किसके समानुपाती होगा, विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। कब? स्थिर ताप पर। तो यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे स्थिर ताप पर जो परासरण दाब P है वो विलयन की सांद्रता C के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब यहाँ पर P है, P अनुक्रमानुपाती C, इसे मान लेंगे कि यह हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए तो वायल वांट नियम से हम समीकरण 1 प्राप्त के लिए अब देखिए चार्ल्स वांट हाफ नियम। अब चार्ल्स वांट हाफ नियम से चलेंगे तो लिखेंगे चार्ल्स वांट हाफ नियम। तो चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या होता है? तो चार्ल्स वांट हाफ नियम यह होता है कि जब इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता C पर, मतलब इसमें वायल वांट हाफ नियम में स्थिर ताप था, लेकिन जब चार्ल्स वांट हाफ नियम होगा तो इसमें क्या होगा, सांद्रता C स्थिर होगा, विलयन की सांद्रता स्थिर होगा तो उस पर विलयन का जो परासरण दाब होगा वो परम ताप T के समानुपाती होगा। परासरण दाब P परम ताप मतलब टेम्परेचर T के क्या होगा, समानुपाती होगा। कब होगा? स्थिर सांद्रता पर जब स्थिर सांद्रता होगा तभी चार्ल्स वांट हाफ नियम लागू होगा। अब ये हो जाएगा हमारा P अनुक्रमानुपाती T, इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हम चार्ल्स वांट हाफ नियम और वायल वांट हाफ नियम से प्राप्त कर लिए। तो अब हमें तनु विलयनों का वांट हाफ समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो अब दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखने पर लिखेंगे दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को, दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में मिलाकर लिखने पर अब हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर समीकरण 1 है कि परासरण दाब P है वह अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है सांद्रता C के, और यहाँ पर समीकरण 2 है कि परासरण दाब समानुपाती है परम ताप के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा P समानुपाती, दोनों ओर P है तो P हो गया, और यहाँ पर समानुपाती, यहाँ पर विलयन की सांद्रता के भी है परासरण दाब, और यहाँ पर परासरण दाब परम ताप के भी समानुपाती है, तो यहाँ पर C इंटू T हो जाएगा। अब देखिए इस समानुपाती नियतांक को हटाएंगे, तो यदि हम एक समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो इसके समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक समानुपाती नियतांक आएगा। तो P बराबर हमारा हो जाएगा P बराबर RCT, जहां हमारा R क्या है, वह एक समानुपाती नियतांक है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं CRT, और यही हो जाएगा हमारा तनु विलयनों का वांट हाफ क्या समीकरण, तनु विलयनों का वांट हाफ समीकरण। यहाँ पर लिख देंगे जहां R हमारा एक समानुपातिक नियतांक है, जहां R समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही बात है, तो समानुपाती नियतांक है जहां हमारा R है वह एक समानुपाती नियतांक है। तो P बराबर CRT, यही हो जाएगा तनु विलयनों का वांट हाफ समीकरण। अब इसे आगे भी थोड़ा और कर सकते हैं इस समीकरण को, जहां हमारा C बराबर होता है, जहां C विलयन की सांद्रता C बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर मोलों की संख्या N अपटा में विलयन का आयतन, C बराबर हमारा होगा N अपन V, तो C बराबर N अपन V रख देंगे मान, तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर C के स्थान पर N अपन V
और यहाँ पर आर टी हो गया। अब देखिए भी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा पी भी बराबर एन आर टी, पी भी बराबर एन आर टी हो जाएगा। और एक सूत्र हमारा ये भी हो गया, इसका प्रयोग हम इस समीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे। और जहां जो हमारा आर का मान होता है, जहां आर का मान होता है आर बराबर 0.08 होता है, 0.0821, ये क्या होता है लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री सेल्सियस मोल। लीटर वायुमंडल, इसका मात्रक होता है लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री सेल्सियस मोल, ये होता है इसका मात्रक। तो आप याद रखिए कि तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण होता है P बराबर सी आर टी। तो चलिए अब इस टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न को भी देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न रहा कि एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 660 ml कर दिया गया है। 60 है तो विलयन का कुल आयतन 60 ml किया गया है। तो प्राप्त विलयन का परासरण दाब 0.0821 वायुमंडल डिग्री सेल्सियस ताप पर इतना वायुमंडल है। परासरण दाब हमें दिया गया है कि 0.0821 वायुमंडल, परासरण दाब का मात्रक होता है वायुमंडल। तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पर तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण पर इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करते समय इस प्रश्न में जो जो दिया गया है उसे पहले लिख लेंगे, इससे हमारे न्यूमेरिकल लगाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो दिया गया है कि एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 60 ml किया गया, मतलब विलयन का आयतन 60 ml दिया गया है। और कह रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ 4 ग्राम, मतलब ये जो हमारा है विलेय है। तो लिख लेंगे जो जो दिया गया है उसे लिखेंगे ज्यों का त्यों। तो दिया गया क्या, कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम, मतलब पदार्थ का भार दिया गया है, पदार्थ का भार। पदार्थ यहाँ पर हमारा विलेय है, पदार्थ का भार, इसे हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू बराबर हमारा 4 ग्राम। अब दिया गया है कि विलयन का कुल आयतन 60 ml कर दिया गया है। तो विलयन का आयतन, यहाँ पर विलयन का आयतन कितना कर दिया गया है, आयतन को हम विलयन का आयतन को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। तो 60 ml में है, लेकिन हमारा जो विलयन का आयतन होना चाहिए प्रश्न हल करते समय वो हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो 60 बटा में 1000 इतना लीटर हो जाएगा। या आप इसे कटा भी सकते हैं, अन्यथा इतना ही छोड़ सकते हैं। तो चलिए कटा ही लेते हैं। 1 0 से हमारा 1 0 कट गया। अब 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, और 2 से कटाएंगे तो 50 बार में, अर्थात 3 बटा में 5 ये लीटर आ गया भी का मान, आयतन भी का मान 3 बटा में 50 लीटर। अब क्या क्या दिया गया है, तो प्राप्त विलयन का परासरण दाब भी दिया गया है। परासरण दाब इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो परासरण दाब पी बराबर कितना दिया गया है, तो 0.0821, ये वायुमंडल इतना दिया गया है। तो अब क्या कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप का विमान दिया गया है, ताप T बराबर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, या इसे लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिख सकते हैं, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो डिग्री सेल्सियस में रहने देंगे ताप को। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो अणु भार लिखेंगे यहाँ पर, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो क्या कहा है, पदार्थ का अणु भार किसका, पदार्थ का। तो इसे हम स्मॉल m से दर्शाएंगे, जो कि ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हल करना शुरू करेंगे। तो अणु भार ज्ञात करना है तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं विलयन का वन हाफ समीकरण, हम जानते हैं वन हाफ समीकरण, तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण क्या होता है, वन हाफ समीकरण से तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण ये क्या होता है, तो पीवी बराबर एन आर टी होता है। पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी या पी बराबर सी आर टी होता है। ये कैसे होता है मैंने वीडियो में बता चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को अब इसी सूत्र पर हल करेंगे। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो इसे यहाँ पर जहाँ हमारा पी परासरण दाब है, विलयन का परासरण दाब, भी विलयन का आयतन, और एन है वो विलय के मोलों की संख्या, और आर है वो हमारा एक समानुपाती नियतांक है, जबकि टी हमारा परम ताप है। तो ये इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पीवी बराबर एन को हम भार और अणु भार के पद में तोड़ेंगे तभी हमारा अणु भार ज्ञात होगा।
तो यन बराबर ये यन मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार R इंटू टी। अब यम का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो P अभी और ये हो जाएगा स्मॉल यम, ये कैपिटल भी है और स्मॉल यम बराबर यहाँ पर W R और T। अब इन सभी का मान रखेंगे और अणु भार यम का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए P पराशरण दबाव P कितना दिया गया है, तो 0.0821 दिया गया है, तो इसका मान रखेंगे तो 0.0821 इंटू यहाँ पर बिलियन का आयतन 3/50 लीटर और अणु भार यम ज्ञात करना है और विलेय का भार 4 ग्राम है और यहाँ पर हमारा अनुक्रमानुपातिक नियतांक ये प्रश्न में ही दिया गया है, आर का मान हमारा प्रश्न में ही दिया गया है। देखिए यहाँ पर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री सेल्सियस मोल, तो इसका मान रख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 0.0821, ये हमारा डिग्री सेल्सियस प्रति मोल है, इंटू टी, टेम्परेचर टी का मान रखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। अब देखिए हमें अणु भार यम का मान निकालना है, तो इसको इधर ही छोड़ेंगे, बाकी यहाँ पर 0.0821 इंटू 273 इसमें भाग दे देंगे, किसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा भागा में, तो यहाँ पर आएगा तो 3 गुणे 0.0821 और यहाँ पर जो हमारा 50 है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये पहले से ही भाग में है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये ऊपर 50 चला जाएगा। अब देखिए ऊपर भी हमारा 0.0821 है और नीचे भी, तो कट गया। अब 273 यहाँ पर है और नीचे हमारा 3 है, तो 3 से काटेंगे 273 को, तो ये हमारा 91 में कट जाएगा। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे जो जो बचा है, तो अणु भार यम बराबर हमारा 4 गुणे 91 गुणे 50, इतना हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यम बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 182 पर 2 को 0, इतना हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 4 का गुणा 50 में करेंगे तो 200 और 200 का गुणा 91 में करेंगे तो 182 पर 200 का गुणा मतलब 2 का गुणा 91 में करेंगे तो 182 और 200 है तो अंत में 2 को 0 है, तो यहाँ पर 2 को 0 लग गया और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर कि जो हमारा पदार्थ है उसका अणु भार 18,200 आएगा। राउल्ट का नियम देखेंगे, राउल्ट्स लॉ, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। और यह राउल्ट का नियम बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है। लेकिन यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राउल्ट के नियम को लिखिए तथा इनकी सीमाएं को भी बताइए, तो राउल्ट का नियम और इनकी सीमाएं को आपको लिखने पर बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलेंगे। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि राउल्ट का नियम, तो वह 3 अंक ही मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम राउल्ट का नियम, इनकी सीमाएं तथा राउल्ट के नियम पर एक प्रश्न को भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को में पूरे लास्ट तक बने रहिए। तो राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, आखिर राउल्ट का नियम होता क्या है? तो देखिए राउल्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया था। वह नियम है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम यह होता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। विलयन का वाष्प दाब का अवनमन बराबर मोल प्रभाज, यही राउल्ट ने एक नियम दिया थे जिसे राउल्ट के नियम से जाना जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS अपान P0 और बराबर यन अपान स्मॉल यन प्लस यन, यही है राउल्ट का नियम, जहां P0 विलायक का वाष्प दाब, जहां PS विलयन का वाष्प दाब, P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन और स्मॉल यन विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल यन विलायक के मोलों की संख्या तथा यन प्लस कैपिटल यन ये है विलयन की मोलों की संख्या। तो राउल्ट का नियम होता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। यह सूत्र है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर यन अपान स्मॉल यन प्लस यन, यही है राउल्ट का नियम। चलिए अब राउल्ट के नियम की सीमाएं को देखते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। राउल्ट के नियम की सीमाएं रहा हमारा अब कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या है। तो पहला है कि राउल्ट का नियम
तनु विलयनों पर लागू होता है सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब पहला नियम यह है कि राउल्ट का जो नियम है वह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का क्या करती हैं, विचलन प्रदर्शित करती हैं। दूसरा नियम यह है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर ही केवल राउल्ट का नियम लगता है, यह है हमारा दूसरा सीमा। तीसरा है कि वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये है हमारे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो आज के इस वीडियो में हम देख चुके हैं कि राउल्ट का नियम क्या है और इनकी सीमाएं क्या है। चलिए अब इस पर हम आधारित एक प्रश्न को देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में राउल्ट के नियम की सीमाएं से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपसे 5 अंक में राउल्ट के नियम की सीमा और राउल्ट का नियम क्या होता है यह पूछेगा, अन्यथा इस पर एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलिए हमारा प्रश्न रहा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर। प्रश्न है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.335 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले जो जो प्रश्न में दिया गया होता है उसे पहले लिख लेते हैं, और जो जो हमें ज्ञात करना होता है उसे भी लिख लेते हैं। इससे हमें प्रश्न लगाने में सरलता होती है, आसानी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है यहाँ पर कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी वाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतना से घटकर इतना हो जाता है। तो हमारा 10 ग्राम क्या दिया गया है, तो ये 10 ग्राम हमारा विलय का भार दिया गया है। जबकि 100 ग्राम क्या दिया गया है, देखिए 100 ग्राम हमारा जल है, मतलब ये हमारा विलायक है। कह रहा है कि एक अनअपघट्य पदार्थ है जो 10 ग्राम है और 100 ग्राम जल है, मतलब विलेय हमारा 10 ग्राम है जबकि विलायक 100 ग्राम है। और दोनों को एक में मिलाकर घोल देंगे तो हमारा विलयन बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है, दिया है। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, विलेय का भार दिया गया है हमारा, विलेय का भार। विलय का भार को हम किससे दर्शाते हैं, तो इसे स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, जो कि हमारा 10 ग्राम दिया गया है। अब देखिए कह रहा है कि 100 ग्राम जल में विलय किया जाता है, मतलब विलायक, विलायक, विलायक क्या है हमारा, तो यहाँ पर जल है H2O का भार। इसे हम किससे दर्शाते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह है हमारा 100 ग्राम। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि वाष्प दाब, विलय करने पर वाष्प दाब इतना से घटकर इतना हो जाता है। तो अणु भार ज्ञात कीजिए, अणु भार हमें ज्ञात करना है। देखिए ये हमारा क्या दिया गया है, वाष्प दाब कह रहा है, वाष्प दाब इतना से घटकर इतना हो जाता है। तो देखिए ये दिया गया है हमारा विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। विलायक के वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे P0 से प्रदर्शित करते हैं। तो P0 बराबर हमारा दिया गया 17.335 mm। अब ये क्या है हमारा, इतना से घटकर इतना हो जा रहा है, मतलब ये है हमारा विलयन का वाष्प दाब, विलयन, विलयन का वाष्प दाब। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो PS, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो PS से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17.235 mm, ये हमारा विलयन का वाष्प दाब दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम P0 माइनस PS निकाल लेंगे इससे, जहाँ P0 माइनस PS ये हमारा वाष्प दाब का अनुमान है। तो यहाँ पर हम P0 माइनस PS निकालेंगे तभी हमारा यह प्रश्न हल हो पाएगा। तो यहीं पर हम निकाल लेंगे, तो P0 में से PS को घटाएंगे तो ये हमारा 17.335 माइनस 17.235, इसको माइनस करेंगे तो ये P0 माइनस PS, इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ पर देखिए 5
में से 5 को घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 0, और यहाँ पर 3 में से 3 को घटाएंगे ये भी हो गया 0, और यहाँ पर 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आ गया, ये आ गया पॉइंट, और 17 में से 17 को घटाएंगे 0, मतलब 0.100 आ गया। ये हमारा वाष्प दाब का अनुमान आ गया, P0 माइनस PS। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, लिख लेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, तो अणु भार। अणु भार इसे किससे दर्शाते हैं, तो इसे स्मॉल यम से दर्शाते हैं, इसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हमें राउल्ट के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार। तो राउल्ट का नियम अनुसार क्या हो जाएगा, तो राउल्ट का नियम हो जाएगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान यहाँ पर P0 माइनस PS अपान P0 अब बराबर होता है किसे, तो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखिए विलय का मोल प्रभाज होता है n n प्लस n होता है। तो हम इसको भार और अणु भार के पद में लिखेंगे, क्यों, तो देखिए भार और अणु भार के पद में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल W गुणे कैपिटल M, अब बटा के इस कैपिटल W गुणे स्मॉल m, ये हमारा भार और अणु भार के पद में होता है। यहाँ पर हम सूत्र भार और अणु भार के पद में क्यों लिए हैं, यह प्रश्न उठता है। तो देखिए हमारा जो प्रश्न दिया गया है वह भार और अणु भार के ही पद में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मोलों की संख्या के रूप में नहीं दिया गया है, अर्थात उस तरह भी निकल सकता है, लेकिन हम इसे भार और अणु भार के ही पद में बदलकर प्रश्न को हल कर लेंगे, इससे थोड़ा आसानी होगी प्रश्न को हल करते समय। तो यहाँ पर P0 माइनस PS इसका मान कितना आया है, तो इसका मान आया है 0.100। अब बटा के P0 का यहाँ पर मान कितना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 17.335, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो 17.335। अब बराबर स्मॉल W मतलब विलय का भार कितना है, तो 10 ग्राम है, इंटू कैपिटल एम क्या है हमारा, तो विलायक का अणु भार। तो यहाँ पर विलायक हमारा क्या है, तो विलायक जल है, तो जल का अणु भार क्या होता है, कितना होता है, तो जल का अणु भार 18 होता है, तो इंटू 18 अब बटा के यहाँ पर कैपिटल W है ये, तो कैपिटल W क्या है हमारा, तो विलायक का भार है, तो विलायक का भार कितना है, तो 100 ग्राम जल है, तो 100 हो गया, इंटू स्मॉल यम हमें ज्ञात करना है, अणु भार है, पदार्थ का अणु भार, विद्युत अपघट्य पदार्थ का अणु भार हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें अणु भार ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यम बराबर डायरेक्ट निकाल रहे हैं, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 18 गुणे 17.335 अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर 100 गुणे ये आ जाएगा यम के स्थान पर, तो ये 0.100 इतना हो गया। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर भी हमारा 3 अंक पर दशमलव है और नीचे भी हमारा 3 अंक पर ही दशमलव है, तो दशमलव इसी तरह हट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी अंक समान है और नीचे भी अंक समान है। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 10 गुणे 18 गुणे 17.335 बटा के 100 गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से हम 1 0 कटा देंगे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा दिए। अब हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यम बराबर 18 का मल्टीप्लाई 17,335 में करेंगे, तो ये आएगा हमारा 31,000, 31 20 और 30 आएगा, 31 20 30, 3,12,030 आएगा। अब इसमें हम भाग देंगे किसका, तो 1 2 और ये 3 0, मतलब 1000 का इसमें भाग देंगे, तो हमारा 2 अंक 3 अंक बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, तो अब 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे मतलब 2 अंक पर हमारा दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 312.03। ये है हमारा अणु भार, तो अणु भार का मात्रक नहीं होता है, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है राउल्ट के नियम अनुसार। तो आप बोर्ड एग्जाम में राउल्ट का नियम जरूर तैयार कर जाइए, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट का नियम और उनकी सीमाएं।
मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रीजन कांस्टेंट। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तथा इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक और इसका सूत्र को देखेंगे, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय मिलाने पर विलयन तथा विलायक के हिमांक का अंतर मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है या कहते हैं। तो देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, तो 1 किलोग्राम विलायक में मतलब विलायक का जो भार होना चाहिए वह 1 किलोग्राम होना चाहिए और उसमें यदि हम 1 मोल विलेय मिलाने पर विलयन तथा विलायक के हिमांक का अंतर मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। फिर से परिभाषा को समझिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में यदि हम 1 मोल विलेय मिला दिए तो वह विलयन का हिमांक का अंतर, विलयन और विलायक के हिमांक का अंतर हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल होता है। इसे के सफिक्स में यफ, के यफ से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अब इसका हम सूत्र निकालेंगे कि मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ बराबर हमारा, के एफ का सूत्र क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक को हम के एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। तो जो हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है, हिमांक अवनमन होता है वह मोललता के समानुपाती होता है, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे कि हिमांक अवनमन और ये समानुपाती मोललता। तो हिमांक अवनमन को हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं और मोलल अवनमन स्थिरांक इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हिमांक का अवनमन होता है वह मोललता के समानुपाती होता है, इसलिए हमारा डेल्टा टीएफ समानुपाती यम डैश से हम मोललता को प्रदर्शित करते हैं। तो टीएफ बराबर केएफ और यम डैश, जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा एक समानुपाती नियतांक आएगा और इसी नियतांक को हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ कहते हैं, जहां केएफ हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक है। तो अब डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा केएफ यम डैश। अब यम डैश मोललता का हम मान रख देंगे तो केएफ बराबर हमारा हो जाएगा केएफ इंटू मोललता, यम डैश बराबर होता है विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलायक का भार केजी में। तो ये हो जाएगा मोललता और इससे जब हम हल करेंगे इस फार्मूले को तो डेल्टा टीएफ बराबर आ जाएगा केएफ इंटू इसको मल्टीप्लाई कर हल करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटा में कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल यम आ जाएगा और यही अभीष्ट सूत्र होगा टीएफ, जहां टीएफ हमारा क्या है तो हिमांक अवनमन है। हिमांक अवनमन बराबर केएफ, केएफ हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक है, जहां पर आपको यहाँ पर सब लिख दिया गया है, जहां टीएफ हमारा हिमांक अवनमन, केएफ मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार और स्मॉल यम विलेय का अणु भार। देखिए इस प्रश्न में आपको यहाँ पर कितना मान दिया गया है, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 में से आपको 4 मान देगा और एक मान आपको निकालने के लिए कहेगा। मोलल अवनमन स्थिरांक पर आपको प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाएगा। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल किसी न किसी सेट में हर साल पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमारा न्यूमेरिकल रहा, तो हमारा प्रश्न है कि 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई तो यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए एवं बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल है। मतलब हमें यौगिक का अणु भार ज्ञात करना है, जबकि हमारा बेंजीन का जो मोलल अवनमन स्थिरांक है वह 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल है। तो देखिए फिर से एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि आप प्रश्न समझेंगे ही नहीं तो इसे हल कैसे कर पाएंगे, अर्थात जब भी किसी प्रश्न को हल करिए तो इसे 2 बार 3 बार बढ़िया से समझ कर पढ़िए और इसमें जो जो दिया गया है पहले उसे आप एक तरफ लिखिए और जो ज्ञात करना है उसे भी लिखिए और तब प्रश्न को हल कीजिए। ऐसे प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर कि 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक, मतलब एक हमारा कार्बनिक यौगिक है जो कि 0.48 ग्राम है और इसको हम 10.6 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं।
तो हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। तो यौगिक का हमें अणु भार, मतलब यह कौन सा यौगिक है जिसका यहाँ पर भार 0.48 ग्राम दिया गया है, इस यौगिक का हमें अणु भार ज्ञात करना है, जबकि बेंजीन का हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें क्या क्या निकालना है और क्या आपको दिया गया है समझ में आ चुका है। नहीं आया है तो चलिए मैं एक एक को लिख देता हूं। तो सबसे पहले दिया है क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। तो कह रहा है कि 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक, जो कि ये हमारा है विलेय है, जिसको हम 10.6 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं। मतलब ये जो 10.6 ग्राम है ये हमारा विलायक है, और इस जो अधिक मात्रा में होता है वो हमारा विलायक, जबकि कम मात्रा में जो होता है वो हमारा विलेय होता है। तो ये जो यौगिक है कार्बनिक यौगिक वो हमारा विलेय है। तो विलेय का भार ये हमारा दिया गया है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। तो 0.48 ग्राम ये हमारा दिया गया है। अब कह रहा है कि 10.6 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं। तो ये 10.6 ग्राम हमारा क्या है, तो यह है विलायक। तो ये हो जाएगा हमारा विलायक का भार। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू से। ये है हमारा 10.6 ग्राम। और हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है। 1.8, तो ये 1.8 क्या दिया गया है, हमारा कमी हो रही है, मतलब हिमांक अवनमन दिया गया है। हिमांक हिमांक अवनमन अवनमन। तो हिमांक अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर कितना दिया गया है, तो 1.8 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब क्या कह रहा है, तो यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए। अणु भार अणु भार। तो यौगिक हमारा क्या है, तो यौगिक हमारा विलेय है, मतलब विलेय का ही हमें अणु भार ज्ञात करना है। तो इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें क्या करना है, लिख सकते हैं यहाँ पर, ज्ञात करना है। अणु भार हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर कह रहा है कि बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक, यहाँ पर लिख लेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम केएफ से प्रदर्शित करते हैं। ये है केएफ। केएफ बराबर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ये दिया गया है, हमें अणु भार ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र होता है डेल्टा टीएफ। हिमांक अवनमन बराबर टीएफ बराबर होता है केएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटा के कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम। स्मॉल एम हमारा अणु भार है, और इसी को हमें ज्ञात करना है। अब हम सभी का मान रखेंगे। तो टीएफ का मान 1.8 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.8 बराबर केएफ का मान दिया गया है 5, तो 5 हो गया, गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है, तो इसका मान 0.48 दिया गया है इंटू 1000। अब बटा के कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है, तो यह विलायक का भार 10.6 ग्राम दिया गया है, और अणु भार तो हमें ज्ञात ही करना है। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा अणु भार यम का मान आ जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो यम आ जाएगा 1.8 के जगह पर, और 1.8 यम के जगह पर, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, पहले यहाँ पर दशमलव हटा लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो गायब हो जाएगा। तो ये हमारा 5 गुणे 48 गुणे 10 हो जाएगा। अब बटा के ये हमारा 10.6 गुणे 1.8 हो जाएगा। अब देखिए नीचे हमारा 2 अंक पर दशमलव है, एक अंक इसमें भी है और एक अंक इसमें, मतलब इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 0 हट जाएगा, इसमें भी हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 0 हट जाएगा। तो ऊपर भी हम 100 से गुणा कर देंगे 100 से, और नीचे भी हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यम बराबर 5 गुणे 48 गुणे 10 गुणे 100 बटा में 106 गुणे 18, इतना हो जाएगा। तो चलिए इसे हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 48 है, तो हम 48 को काटेंगे 6 से, तो 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48, और 6 से 18 को काटेंगे तो 6 3 18। अब 2 से इसे काटेंगे 8 को तो 4 बार जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो ये हमारा 53 बार जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर यम बराबर 5 चौके हमारा हो जाएगा 20, और यहाँ पर 1 2 और 3 3 को 0, मतलब ये हो जाएगा 20,000 बटा के 53। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम
20,000 में 53 का भाग देंगे यहाँ पर, 53 इंटू 3 यहाँ पर है 3, 53 इंटू 3 यहाँ पर 3 हमारा बचा हुआ है। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 20,000, अब बटा के 53 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 159। अब 159 का हम 20,000 में भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यम बराबर इसमें यदि हम 159 का भाग देंगे तो 125.7 आएगा और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है, और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग मतलब हेनरी के नियम का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, आज के इस वीडियो में देखेंगे। और यह 3 अंक में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम। लेकिन यदि आपसे हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पूछा जाए तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन हेनरी के नियम से संबंधित सभी बातों का वर्णन करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, आंशिक दाब का मतलब, आंशिक दाब मतलब आंशिक प्रेशर, यहाँ पर बिलियन में गैसों के मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होता है। हेनरी थे जो वह एक नियम दिए थे। तो हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था मतलब किसी गैस जो कि वाष्प अवस्था में हो तो उसका आंशिक दाब P बिलियन में गैसों के मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंशिक दाब जो P है वह समानुपाती है मोल प्रभाज यक्स के। इस प्रकार लिख सकते हैं कि P समानुपाती यक्स। अब हम यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा KH। तो P बराबर KH यक्स, जहां KH एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक कह सकते हैं। तो ये है हेनरी का नियम कि जब किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P बिलियन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब है हमारा कि हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। तो पहला हमारा सीमाएं है कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। हेनरी का जो नियम है वह केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि हेनरी का जो नियम है केवल आदर्श गैसों पर ही लागू होता है। दूसरा है हमारा कि स्थिर ताप या बहुत कम होनी चाहिए। स्थिर ताप मतलब हेनरी का नियम तभी लागू होगा जब ताप स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर एकदम नियत होना चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए। अधिक अधिक टेम्परेचर पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, या टेम्परेचर के मान में उतराव चढ़ाव कम बेसी हो तो भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है हमारा कि उच्च दाब होनी चाहिए। हेनरी का नियम कब लागू होगा, जब उच्च दाब होगा और ताप नियत होगा या ताप कम होगा, तभी हमारा हेनरी का नियम लागू होगा। तो ये थे हमारे हेनरी के नियम की सीमाएं। अब चलिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को देखेंगे, जो कि ये भी पूछा जाता है अक्सर। तो चलिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, मतलब हेनरी के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है। मतलब जो हेनरी ने नियम दिए थे कि जो गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P होता है वह बिलियन के मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होता है। तो यह नियम कब कब और कहां कहां लागू होता है, तो देखिए हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग यह है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर हीलियम, यह इसे हीलियम और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। देखिए हेनरी का पहला अनुप्रयोग है, नियम का पहला अनुप्रयोग है कि जब गहरा समुद्र होता है तो उसमें जब गोताखोर डुबकी लगाते हैं तो उन्हें सांस की आवश्यकता पड़ती है। तो सांस लेने के लिए वह हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तीनों के मिश्रण गैस का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए, ताकि वह अत्यधिक देर से गहरे समुद्र में रह सके। दूसरा हमारा है कि सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को आंशिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा हमारा अनुप्रयोग यह है कि सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है। आप देखे होंगे जब आप कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे जो कि शीशा में बंद, शीशा वाला एक कोल्ड ड्रिंक आता है, या इस प्रकार प्लास्टिक वाला भी पेय पदार्थ या सोडा वाटर, उसमें उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है गैस पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक में या सोडा वाटर में। तो वो भी एक हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है।
बंद किया जाता है। अब नोट यहाँ पर एक नोट आपको मैं यहाँ पर दिया हूं कि कम गहराई के लिए गोताखोर हीलियम तथा ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। देखिए देखिए जो गोताखोर होते हैं वो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ये तीनों का मिश्रण लेकर जाते हैं, लेकिन कम गहराई के लिए गोताखोर हीलियम तथा ऑक्सीजन का ही मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो गहरे समुद्र मतलब गहराई में जाने के लिए तीन मिश्रण लेकर जाते हैं गोताखोर, हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का, जबकि कम गहराई के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तथा इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो देखिए 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक की तुलना में विलायक के क्वथनांक में होने वाली कमी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। देखिए परिभाषा सबसे पहले समझिए, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक की तुलना में विलायक के क्वथनांक में होने वाली कमी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल या डिग्री सेल्सियस केजी प्रति मोल होता है। इसे केबी से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक मोललता के समानुपाती होता है, जिसे हम क्वथनांक का उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं और समानुपाती मोललता को हम यम डैश से व्यक्त करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक के बी आएगा। तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर के बी यम डैश, जहाँ के बी एक समानुपाती नियतांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इस समानुपाती नियतांक को हम क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जो कि एक हमारा समानुपाती नियतांक है। अब इसको आगे हल करेंगे। यम डैश मतलब मोललता है, तो मोललता मतलब विलेय का भार बटा में अणु भार और पूरे के बटा में विलायक का भार केजी में। देखिए मोललता क्या होता है? तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसे भार और अणु भार में बदल दिए, तो ये हो जाएगा हमारा विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलायक का भार केजी में। केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो अब डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटा में कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम, जहाँ टीबी हमारा क्वथनांक उन्नयन, केबी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये है हमारा स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार और स्मॉल एम हमारा विलेय का अणु भार। चलिए अब इस पर आधारित एक प्रश्न को देखेंगे। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते ही आते हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी संभावना है। तो हमारा प्रश्न रहा, प्रश्न ग्लूकोज के एक जलीय विलयन में, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणु भार 180 100 ग्राम जल में घुला है, जिसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है और यह शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो कह रहा है कि एक, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज है, तो 12 ग्राम ग्लूकोज का मतलब यह कम मात्रा में है, तो ये हमारा विलेय है, विलेय ग्लूकोज है जिसका भार यहाँ पर 12 ग्राम दिया गया है और इसका अणु भार भी 180 दे दिया गया है। अब कह रहा है 100 ग्राम जल में घुला है, मतलब ये 100 ग्राम जो है वह 12 ग्राम से अधिक है, मतलब यह हमारा विलायक है, जल हमारा विलायक है जबकि ग्लूकोज हमारा विलेय है, जिसका क्वथनांक, क्वथनांक दे दिया गया है, क्वथनांक उन्नयन का मतलब टीबी होता है, इतना है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, मतलब हमें केबी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और जो ज्ञात करना है उसे भी हम ज्यों का त्यों लिखकर उसे हल कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो दिया है क्या दिया गया है? तो यहाँ पर 12 ग्राम ग्लूकोज, ये क्या है? तो ये हमारा विलेय का भार है, विलेय का भार, विलेय का भार को हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया हमारा 12 ग्राम। अब कह रहा है 100 ग्राम जल में घुला है और यहाँ पर अणु भार भी दे दिया गया है विलेय का, ये है हमारा विलेय का अणु भार, इसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं, तो ये है 180। अब कह रहा है कि 100 ग्राम जल में घुला है, तो जल, ये 100 ग्राम जल है वो क्या है? तो विलायक है, तो विलायक
का भार, विलायक का भार, इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं तो ये है हमारा 100 ग्राम। लेकिन विलायक का भार यहाँ पर 100 ग्राम हो गया। अब देखिए कह रहा है कि जिसका क्वथनांक इतना है और शुद्ध जल का क्वथनांक इतना है, तो हम क्वथनांक उन्नयन निकालेंगे। क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इतना है, जबकि शुद्ध जल का, ग्लूकोज का क्वथनांक इतना है और शुद्ध जल का क्वथनांक इतना है, तो टीबी निकाल लेंगे, क्वथनांक उन्नयन निकाल लेंगे, तो हमारा हो जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। अब देखिए T1 हमारा कितना है, तो 100.34 माइनस 100। अब इसको हम माइनस करेंगे तो टीबी का मान निकल जाएगा, डेल्टा टी बी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.34, ये हो जाएगा हमारा क्वथनांक उन्नयन। अब हमें ज्ञात करना क्या है, तो जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ज्ञात करना है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक ये हमें ज्ञात करना है। चलिए हम मोलल उन्नयन स्थिरांक को ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं सूत्र की डेल्टा टीबी बराबर, हमारा सूत्र होता है के बी गुड़े स्मॉल डब्ल्यू गुड़े 1000 अब बटा के कैपिटल डब्ल्यू गुड़े स्मॉल एम, इसी सूत्र पर रखेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। तो टीबी का मान यहाँ पर 0.34 है, तो 0.34 हो गया। अब बराबर केबी का हमें मान ज्ञात करना है, तो ये हो गया केबी गुड़े स्मॉल डब्ल्यू मतलब ग्लूकोज, विलेय का भार कितना है, तो 12 ग्राम है, गुड़े 1000 अब बटा के विलायक का भार कितना है, तो ये है हमारा 100 ग्राम, गुड़े अणु भार कितना है, तो ये है हमारा 180। अब चलिए प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हमें केबी ज्ञात करना है, तो चलिए केबी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे कटा लेंगे, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, अब ये 100 से हमारा 100 कट गया, यहाँ पर 12 बचा और यहाँ पर 18, तो लिख सकते हैं 0.34 बराबर केबी गुड़े 12 अब बटा के 18। अब देखिए 6 से काटेंगे 6 दूना के 12, 6 से काटेंगे 6 3 18, तो हमारा हो गया 0.34 गुड़े 3 अब बराबर 2 गुड़े केबी। अब हमें केबी निकालना है, केबी है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का हमें मान ज्ञात करना है, तो 2 को इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 0.34 गुड़े 3 बटा के 2 बराबर केबी, केबी हो गया। अब 2 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो 2 से हम इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.17, इतना बार जाएगा। अब गुणा कर देंगे इसका 3 का इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 0.51 बराबर केबी। केबी का मान कितना आ गया, केबी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी बराबर हमारा आ गया 0.51। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक का, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।